Assalamu alaikum to all of you. Welcome back. Here सर मोहम्मद महाद अली सका। आज इस सेशन में जो ज़ेर बहस हमारा टॉपिक रहेगा वो इनकम स्टेटमेंट है। ज़ेर बहस इसलिए कहा, मुनासिब वर्ड नहीं है लेकिन इसलिए कहा क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना परेशान करती है, तो वो बहस मुबाहिसा करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो, जो टॉपिक हमारे पास बेसिकली है वो इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन किसकी? सोल ट्रेडर की। सोल ट्रेडर क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक सिंगल एंटरप्रेन्योर होता है जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता है और ओन करता है। इस सोल ट्रेडर के चैप्टर के अंदर आपने सीखना क्या है? आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखनी है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी सीखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द क्लैरिटी व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, व्हाई वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टू शो ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने और बिजनेस ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करना है और कैलकुलेट करना है, सो दे हैव इनकम स्टेटमेंट विद देम। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो सेक्शंस आपको नजर आएंगे, एक ट्रेडिंग सेक्शन नजर आएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन नजर आएगा। याद रहे, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। So what's the difference between trading section and profit and loss sections? तो खास डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको इसके फॉर्मेट्स दिखाऊंगा अभी, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो दो चीजें आपके पास लिखी हुई है ना बेटा, इनकम स्टेटमेंट और SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन दोनों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, एंड दे आर आल्सो कंसीडर एज योर फाइनल अकाउंट्स। ये साल के एंड में बनाए जाते हैं। अब साल का एंड मतलब ये नहीं दिसंबर में बनाए जाएंगे। साल का एंड आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर बच्चों को डेप्रिसिएशन के अंदर बड़ा तंग करता है। बेटा, अगर तुमने अपना बिजनेस 1 जुलाई 2012 में स्टार्ट किया, तो बेटा एंड कब होगा? पूरे 12 महीने होने चाहिए। जुलाई से पहले क्या आता है? जून। 30 जून 2013 में आपका ईयर एंड हो जाएगा। अगर आपका 1 दिसंबर को आपने बिजनेस कमेंस किया या स्टार्ट किया है 2001 में, तो बेटा दिसंबर से पहले नवंबर आता है, तो 30 नवंबर 2002 में आपका ईयर एंड हो जाएगा। ये बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, तो ये साल के एंड में बनाई जाती है। अभी जिसकी हम बात करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग सेक्शन होगा। तो मैं आपको फॉर्मेट्स पे ले आता हूँ। ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है पूरी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आप अपने ट्रायल बैलेंस में से जो सवाल में दिया जाएगा, एग्जामिनर आपको देगा, उसमें से यू हैव टू फाइंड सेल्स और रेवेन्यू। आपको सेल्स और रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है या ढूंढनी है। आपको रेवेन्यू दिया हुआ होगा, आप लिख देंगे, मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए लिखे हुए हैं या 400,000। Being a student of accounting, you should have the clarity that how to calculate revenue or sales. Simply बटा selling price को quantity sold के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जितने यूनिट्स आपने बेचे, जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हो तो उसके अंदर जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। कितनी क्वांटिटी बेची है आपने? 4 लाख रुपए मिसाल के तौर पे। उसमें से कुछ कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापसी कर दिया, तो आपने सेल्स रिटर्न के नाम से या रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से इस चीज को माइनस करवाना है। अकाउंटिंग में जो चीज माइनस होती है वो आप ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस करवा दिए तो आपके पास ये नेट सेल्स आ गई है 3 लाख रुपए की। अगली हेडिंग आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं इसको।
यहाँ पे क्या क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। अब नई टर्मिनोलॉजीज आपके पास है। ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। 25,000 रुपये का लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में यू हैव टू फाइंड ओपनिंग इन्वेंट्री, और यहाँ पे आप लिख देंगे। याद रही ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, दे आर जस्ट कॉलम्स, दे आर नॉट डेबिट एंड क्रेडिट। बाज़ वक़्त बच्चा कहता है ये पूरा कॉलम जो है ना ये डेबिट है, ये पूरा कॉलम क्रेडिट है, ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर जस्ट कॉलम्स। देन यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड परचेजेस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, 2 लाख रुपए। फिर जाहिर है आपको कुछ पसंद नहीं आया, आपने वापसी कर दिया। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। 50,000 माइनस करवा दोगे, जो चीज जा रही है माइनस करवा दो, ब्रैकेट में लिखा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री लाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री लाने का खर्चा। आप इन्वेंट्री लेके आए, आप स्टॉक लेके आए, सुजुकी पे रख के, जाहिर सर पे रख के तो नहीं लाओगे, सुजुकी पे रख के लेके आओगे, या कोई ट्रांसपोर्ट का आप कुछ लेके आएंगे, उसको जो पैसा आप देंगे या जिसको इन्वेंट्री लाने का खर्चा जो आएगा आपके पास, दैट इज कंसीडर्ड एज योर कैरेज इनवर्ड। 10,000 कॉस्ट है, बच्चा माइनस करवा रहा होता है, माइनस नहीं करना बेटा, कॉस्ट है, कॉस्ट की एडिंग है ना, कॉस्ट की एडिंग है तो चीजें ऐड होंगी कॉस्ट वाली, तो कैरेज इनवर्ड इज योर कॉस्ट, मैंने ऐड करवा दिया। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000। यहाँ पे एक एडिशनल चीज भी आपके पास आ सकती है, वो क्या है? मिसाल के तौर पे अगर सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में या ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की ड्राइंग हुई हुई है तो बेटा वो उसकी अमाउंट माइनस होगी, भले वो आप परचेजेस के बाद लिख दो या रिटर्न आउटवर्ड्स के बाद लिख दो, माइनस होंगे, ये याद रहे, लेकिन आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले। आपने टोटल किया इसका, इसका टोटल आया 1,70,000। आपने इन सब को टोटल किया, इसका टोटल आया 170,000। नेट सेल्स में से 170,000 को माइनस करवाओगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये पूरा सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो सेक्शन है, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग सेक्शन। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग सेक्शन, तो बेटा सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक कहानी लिख दो, तुम्हारे पास नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये ट्रेडिंग सेक्शन आपके पास है। ट्रेडिंग सेक्शन के बाद आप एक हेडिंग लगाओगे जिसको अदर इनकम लिखते हैं। अदर इनकम के अंदर मैंने पॉसिबिलिटी जितनी भी थी वो सारे लिख दिए। डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है, गेन ऑन डिस्पोजल आ सकता है, कमीशन रिसीव आ सकता है, या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ व्हाट आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? ये पैसा डूबने के चांसेस है, डूबे नहीं है, डूबने के चांसेस है। ये पैसा डूबने के चांसेस है, अभी डूबे नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस चीज को हम मेंटेन करते हैं और अपने अकाउंट्स के अंदर या फाइनल बुक्स के अंदर शो करते हैं। अगर समझना है प्रोविजन आपके पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आपने रिस्पेक्टिवली सारी अमाउंट्स लिखी है, उसका टोटल किया। ये अदर इनकम है, पैसा आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। 142,000 आपके पास अमाउंट आ गई। सर अब क्या करना है? अब आपने खर्चों की हेडिंग लगानी है, और जितने भी मैक्सिमम खर्चे हो सकते थे मैंने कोशिश करी कि इस फॉर्मेट के अंदर इंक्लूड कर दूं। एक एक करके समझते हैं उसको। बैड डेट्स। बैड डेट क्या है? जो पैसा डूब गया, जो पैसा डूब गया, इररिकवरेबल डेट्स। अब ये रिसीव, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स थे उसको सामान बेचा, अब वो पैसा, उन्होंने कहा हमारा पैसा नहीं है, हम नहीं पे कर सकते, वो जो पैसा डूब गया वो बैड डेट कहलाया जाता है अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज के अंदर। पे हीट एंड लाइट आपके पास आ गई, एडवर्टाइजिंग के पैसा आपके पास लगेगा, इंश्योरेंस का पैसा लगेगा, रेंट एंड रेट्स का पैसा लगेगा। अगर आपने कोई एसेट बेचा, अगर आपने बिजनेस में कोई एसेट बेचा, उसको बेचने पे लॉस हो गया, वो भी रिकॉर्ड होगा किताबों में। इसके बेचने की पूरी ट्रीटमेंट होती है, डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है, वहां से पता चलता है कि फायदा हुआ है
या नुकसान हुआ है। फायदा होगा तो बेटा अदर इनकम में चला जाएगा, नुकसान होगा तो फिर एक्सपेंस में चला जाएगा। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो ऊपर मैंने डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखे, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखे, पैसा डूबने के चांसेस। पैसा डूबने के चांसेस जैसे हवा में तीर नहीं लगेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। लोन इंटरेस्ट, discount allowed, wages, salaries, depreciation of any non-current asset। depreciation का पूरा चैप्टर आपके पास मिलेगा। तो depreciation का मतलब क्या है कि it is an estimated reduction in the value of non-current assets over its useful life। ये नॉन करंट एसेट की जो लाइफ होती है या नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वक्त के साथ साथ, that is considered as your depreciation। there is a difference between depletion and depreciation। कैरिज आउटवर्ड, जाहिर है अब ऑर्डर्स आए कस्टमर्स की तरफ से, आपने सामान भिजवाया। जनरल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस के अंदर कि कोई भी अगर आपको सनड्राई एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस आपको दिए हुए, यू हैव टू मेंशन दोज एक्सपेंसेस अंडर दिस हेडिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू sum up these all expenses, you will be getting 33,600। जाहिर है खर्चे हैं तो बेटा आप इन खर्चों को माइनस करवाओगे, ये जो 142,000 आपके पास है, then you will be having your gross profit, sorry, profit for the year 108,400। so this is your income statement। income statement क्यों बनाई जाती है? income statement बनाई जाती है to calculate the profitability, to calculate the profit of the business, और ये साल में एक दफा बनाई जाती है साल के एंड में। so this, ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्रायल बैलेंस में से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो और ये आज का लेक्चर था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।